Assalamu alaikum guys, welcome back to UFA Universe. Saifullah here again and welcome to your next video on Android data binding. और आज की डेटा बाइंडिंग की वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है और उसको कैसे हम यूज़ करते हैं डेटा बाइंडिंग के अंदर। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करूँगा। पहले नंबर पे तो ये है कि ये जो वीडियो है और इससे आगे आने वाली 4-5 जो वीडियोज़ हैं इसके अंदर हम टू वे डेटा बाइंडिंग, इन्वर्स मेथड, इन्वर्स बाइंडिंग मेथड, इन्वर्स बाइंडिंग अडाप्टर्स या कन्वर्टर्स, ये सब कुछ वन बाय वन कवर करेंगे। तो ये आने वाली जो वीडियोज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। थोड़ा सा एडवांस स्टेप होगा, टेक्निकल चीज़ें होंगी, लेकिन मोस्ट पावरफुल डेटा बाइंडिंग का जो फीचर है टू वे डेटा बाइंडिंग वो हम इन वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर कहीं पे भी टू वे डेटा बाइंडिंग को सर्च करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी सर्च करते हैं, तो आप हर जगह के ऊपर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं और इस तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं जो कि कंफ्यूज करती हैं जो बिगिनर होता है डेटा बाइंडिंग के ऊपर उनको। तो और एक्चुअली अगर आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन की बात करते हैं या प्रोडक्शन सिनेरियो की बात करते हैं तो उन सारी की सारी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशंस की हमें अब ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन भी करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो टू वे डेटा बाइंडिंग है ये 99% ऑफ द केसेस आप उस वक्त यूज़ करते हैं, उन व्यूज़ के ऊपर यूज़ करते हैं, उन विजिट्स के ऊपर यूज़ करते हैं जिनके थ्रू आपने यूज़र से इनपुट लेनी होती है। लाइक एडिट टेक्स्ट हो गया, रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेटिंग बार हो गया। ये सारे के सारे वो व्यूज़ हैं, वो विजिट्स हैं जिनके थ्रू आप यूज़र से इनपुट लेते हैं। अब इन सारे व्यूज़ में टेक्स्ट व्यू नहीं आएगा क्योंकि टेक्स्ट व्यू के ऊपर या टेक्स्ट व्यू की मदद से आप आउटपुट शो करवाते हैं, इनपुट नहीं लेते। ऑल्दो अगर आप चाहें तो आप इनपुट एक इवेंट की फॉर्म में ले सकते हैं ऑन क्लिक, लेकिन ये कोई हमारे पास प्रैक्टिकल ऐसा सिनेरियो नहीं है। हम प्रैक्टिकल साइड के ऊपर रहते हुए इन चीज़ों को कवर करेंगे। और जो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन है टू वे डेटा बाइंडिंग की, वो इन सारे के सारे डिफ़ॉल्ट या जो स्टॉक एंड्रॉयड व्यूज़ हैं, लाइक अगेन एडिट टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, या अगर आप जाते हैं अपने व्यू के ऊपर, यहाँ पे प्रोडक्ट के बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, डिज़ाइन मोड के ऊपर अगर आप जाएँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन टेक्स्ट के ऊपर चले जाएँ तो ये जितने भी एडिट टेक्स्ट हैं आपके पास, इन सब के ऊपर जो टू वे डेटा बाइंडिंग है वो ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड टीम ने जो है वो इम्प्लीमेंट की हुई है। हमारे पास चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, या कोई भी इस तरह का व्यू जिसके थ्रू आप इनपुट लेते हैं, उन सब के ऊपर ऑलरेडी एंड्रॉयड टीम ने डेटा बाइंडिंग, जो टू वे डेटा बाइंडिंग है वो इंटरनली इम्प्लीमेंट की हुई है और हमें उसको यूज़ करने के लिए कुछ खास काम नहीं करना पड़ता। तो इसलिए वो वाली टेक्निकल डिटेल या टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जिसकी नॉर्मली आपको ज़रूरत नहीं है, आपको उसको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। ताकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर रखना चाह रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये वाला जो डेटा बाइंडिंग का फीचर है इसको मुश्किल या एडवांस समझ के स्किप ना कर दें, क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आई एम श्योर आप डेटा बाइंडिंग के साथ बहुत कंफर्टेबल होंगे और आपकी, अगर आपने इसको अपने प्रोफेशनल किसी प्रैक्टिकल या रियल वर्ल्ड जो आपका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया है तो आपको बेनिफिट भी मिला होगा, आपका कोड जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया होगा। तो ये वाला जो फीचर है वो ज़्यादा आपको पावर जो है वो प्रोवाइड करेगा, इसलिए मैं इसको प्रैक्टिकल रखना चाह रहा हूँ। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोज़ हैं 3-4, उनके अंदर मैं ये सारी की सारी बाकी जो एनोटेशन है, कन्वर्टर्स क्या होते हैं, इन्वर्स मेथड क्या होता है, इन्वर्स बाइंडिंग अडॉप्टर क्या होता है, इन्वर्स बाइंडिंग मेथड क्या होता है, इनको वन बाय वन कवर करवाऊंगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस सीखना चाहें या टेक्निकल डिटेल देखना चाहें तो आप आगे आने वाली 3-4-5 वीडियोज़ को देख लें, तो उसमें मैं सब कुछ कवर करवा दूंगा। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वाली वीडियो और आगे आने वाली वीडियो या जनरली टू वे डेटा बाइंडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो ये है कि आपको पता हो कि ऑटोमेटिक बाइंडिंग, रीनेम्ड बाइंडिंग या कस्टम बाइंडिंग क्या होती है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको इन्फो कार्ड के अंदर टॉप राइट के ऊपर जो आई बना होगा इस वीडियो में, वहाँ पे भी आपको कस्टम बाइंडिंग की मेरी वीडियो का लिंक मिल रहा होगा और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कस्टम बाइंडिंग वाली वीडियो का लिंक। आप मेक श्योर करें कि वो वीडियो पहले देखें और लाजमी देखें। आपको पता हो कि कस्टम बाइंडिंग, ऑटोमेटिक बाइंडिंग और रीनेम्ड बाइंडिंग ये क्या होती हैं, फिर आप ज़्यादा इजीली टू वे डेटा बाइंडिंग को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वन वे बाइंडिंग क्या होती है। अगर आपने मेरी पिछली, आई थिंक ये 17 हमारा पार्ट है, तो आप पिछली जो 15-16 वीडियोस हैं वो आपने देखी होंगी। तो आपने देखा होगा कि हमने एक बेसिक लेआउट के ऊपर डेटा बाइंडिंग परफॉर्म की, इंक्लूडेड लेआउट के ऊपर परफॉर्म की, फ्रैगमेंट के ऊपर परफॉर्म की, रिसाइकल व्यू के ऊपर परफॉर्म की, कस्टम अडाप्टर क्रिएट किया। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने कस्टम ऑब्जर्वेबल्स क्रिएट किए, ऑब्जर्वेबल फील्ड्स वगैरह को यूज़ किया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली देखें और थोड़ा सा गौर करें तो हर एक वीडियो के अंदर हमने ये किया है कि अपने कोड से डेटा को या ऑब्जेक्ट को सेंड किया है अपने यूआई के ऊपर। यूआई से मुराद हमारा एक्सएमएल लेआउट है, और अगर मैं लेआउट बोलता हूँ या व्यू बोलता हूँ, इन सब से मुराद मेरा जो वाला जो एक्सएमएल कोड है ये है। तो हर एक वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि हमने अपने कोड से, अपनी कार्टून या जावा फाइल से
ऑब्जेक्ट को डेटा को सेंड किया है अपने यूआई के ऊपर, तो डेटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग। जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हैंडलर और यहाँ पे यूजर है। तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है, इसको तो बाद में देखते हैं। नीचे टेक्स्ट व्यू है, इसके ऊपर मैं यूजर का यूजर नेम जो है वो प्रिंट करवा रहा हूँ, और यहाँ पे जो हैंडलर है उसके ऊपर मैंने क्लिक इवेंट लगाया हुआ है, वो यहाँ पे यूज हो रहा है और यहाँ पे मैं इन दोनों को बाइंड करवा रहा हूँ। तो अगर आप चलें हैंडलर को रहने दें, यूजर की बात करें, तो मेरे पास यहाँ पे डेटा क्लास है, सिर्फ यूजर नेम है इसके अंदर। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। जो इसी वीडियो में मेन थोड़ा काम है वो मैं दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर आपको लेके जाऊंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो कवर करवाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यूजर क्रिएट किया हुआ है और मैंने यूजर को बाइंड करवाया हुआ है। तो हम यूजर सेंड कर रहे हैं अपने कोड से अपने व्यू के ऊपर और व्यू उसको यूज कर रहे हैं। दूसरे अल्फाज में ये थोड़ा सा टेक्निकली ये है कि जब भी हम डेटा बाइंडिंग के थ्रू डेटा बाइंड करवाते हैं अपने कोड से यूआई के साथ, तो एक्चुअली एक मॉडल ऑब्जेक्ट होता है जावा की ज़ुबान के अंदर, पोजो या जावा बीन ऑब्जेक्ट होता है, डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम कार्टन की बात करें या जनरल प्रोग्रामिंग में हम इसको मॉडल कहते हैं। तो हर दफ़ा एक्चुअली ये होता है कि जैसे ही हम वन में डेटा बाइंडिंग के अंदर डेटा बाइंड करवाते हैं व्यू के साथ, तो डेटा बाइंडिंग ये करती है कि हमारे मॉडल डेटा से मॉडल डॉट गेट सारी प्रॉपर्टीज़ को गेट करती है, व्यू डॉट सेट सारी प्रॉपर्टी व्यूज़ के ऊपर सेट कर देती है। ये वन में डेटा बाइंडिंग है। और टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होगी कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को बाइंड करवाएंगे यूआई के साथ, तो मॉडल डॉट गेट और व्यू डॉट सेट होगा, तो ये वन में डेटा बाइंडिंग होगी। लेकिन टू वे डेटा बाइंडिंग इससे थोड़ा सा आगे जाएगी, वो फिर व्यू डॉट गेट करेगी। अगर व्यू के ऊपर कुछ चेंजेस होते हैं, डेटा हमारा व्यू के ऊपर चेंज हो जाता है, तो डेटा बाइंडिंग व्यू डॉट गेट करेगी और मॉडल डॉट सेट कर देगी ऑटोमेटिकली। तो ये टू वे डेटा बाइंडिंग है। इसको इस वीडियो में जब इंप्लीमेंट करेंगे और थोड़ा मजीद में एक्सप्लेन करूंगा तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक आइडिया देने के लिए समझाया है। और अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन रन करें तो आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास वैल्यू अली है, जो हमने यहाँ से सेंड की है, वो हमें मिल रही है। और अगर आप क्लिक करते हैं बटन के ऊपर, बटन इज क्लिक्ड, आपको जो टोस्ट है वो मिल रहा है। तो ये हमारे पास है वन वे डेटा बाइंडिंग। अब इसी को जब हम रिवर्स कर लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी टू वे डेटा बाइंडिंग। कैसे? हमने कोड के थ्रू डेटा सेंड किया यूआई को, दिस इज कॉल्ड वन वे डेटा बाइंडिंग। जब हमारा यूआई ऑटोमेटिकली हमारे मॉडल को या हमारे ऑब्जेक्ट को डेटा सेंड करेगा, तो इसको हम बोलेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग। कैसे? सपोज कर लें अब जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, इसके अंदर यूजर ने अपना यूजर नेम टाइप करना है और उस यूजर नेम को हमने अपने इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवाना है। तो नॉर्मली हम किस तरीके से करेंगे, इवन दो स्टिल अभी हम डेटा बाइंडिंग यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, यूजर डॉट यूजर नेम, और इसके लिए हम यूज करेंगे बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट यूजर नेम। ये जो ईटी यूजर नेम है ये बेसिकली एडिट टेक्स्ट की आईडी है, तो यहाँ पे केमल केस के अंदर कन्वर्ट की गई है डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अब हम कह देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा यूज़र डॉट यूज़र नेम, फिर इसको दोबारा रन करते हैं। ये यूज़र डॉट यूज़र नेम मैंने इसलिए किया कि ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो अपडेट हो चुका हुआ है। तो अब क्या होगा कि एक्चुअली अब हम इनपुट ले रहे हैं अपने यूआई से। तो मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, तो आप देख सकते हैं हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाली मिल रही है। अब अगर सपोज करें मैं यहाँ पे न्यू नेम टाइप कर देता हूँ, तो कोई भी आप टाइप कर सकते हैं, कुछ भी डन करता हूँ, तो आपने देखा हेलो न्यू नेम। और अगेन इसको आप अपडेट करें न्यू नेम 1 2, तो अगेन आपको वो जो न्यू नेम है वो मिलेगा। तो अब हम एक्चुअली ये कर रहे हैं कि डेटा बाइंडिंग के थ्रू अपने कोड से डेटा सेंड कर रहे हैं यूआई को, लेकिन यूआई से जो हमने इनपुट लेनी है वो अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम खुद सेव करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास वन में डेटा बाइंडिंग है। अगर डेटा बाइंडिंग ये करे कि ये वाला यूजर नेम कोई भी हम इस एडिट टेक्स्ट के अंदर टाइप करें, तो डेटा बाइंडिंग ऑटोमेटिकली वो हमारे पास इस यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवा दे। तो इसको हम बोलेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग। आपको यहाँ पे ग्राफिक्स के थ्रू भी मैं समझा दूंगा, नजर आ रहा होगा कि पिछले जितनी भी वीडियोस हैं उनके अंदर हमने ये काम किया है कि हमने अपने कोड से मुराद कार्टन या जावा का कोड है, इससे डेटा सेंड किया है, या मॉडल क्लास से डेटा सेंड किया है अपने व्यू को, अपने लेआउट को, एक्सएमएल लेआउट को या यूआई को। जब हमारे पास ये काम होगा कि हम अपने मॉडल ऑब्जेक्ट को अपने कोड से सेंड करेंगे यूआई को, और यूआई अगेन अपडेट करेगा हमारे मॉडल को, तो इसको हम बोलेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग। और ये प्रैक्टिकल सिनेरियो की अगर आप बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है वो सिंपल है। हमारे पास सिर्फ एक लिटरली एक एक्स्ट्रा सिंबल आपको टाइप करना पड़ता है। तो अभी मैं वो आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं जाऊँगा अपनी मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर, और यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट है इसके ऊपर मैंने अब टू वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे जो बाइंडिंग एक्सप्रेशन है वो आएगा। अब अगेन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यूज़र डॉट यूज़र नेम। अगर अगेन मैं सिर्फ इतना काम करता हूँ और दोबारा एप्लीकेशन रन करता हूँ, स्टिल ये हमारे पास वन में डेटा बाइंडिंग होगी। वो वाला नाम जो हमने यहाँ पे यहाँ से सेंड किया है अली, वही आपको अपने जो एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ही प्रिंट होकर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे एप्लीकेशन रन हुई तो अली पहले से ही हमारे पास मौजूद है। अगर आप क्लिक करेंगे डन,
तो हेलो अली आपको मिल रहा है। स्टिल यहाँ पे जो टू वे डेटा बाइंडिंग है वो परफॉर्म नहीं हो रही, हमें खुद यहाँ पे जो है वो कोड के अंदर डेटा गेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे टू वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म करने के लिए सिंपली इतना करना है आपने, आप अपने इस लेआउट एक्सप्रेशन के ऊपर, बाइंडिंग एक्सप्रेशन के ऊपर सॉरी आएंगे, और यहाँ पे जो आपके पास एट द रेट सिंबल है और जो करली ब्रेस है, इन दोनों के दरमियान आप सिंगल इक्वल साइन ऐड कर देंगे एंड दैट्स इट। लिटरली एक आपने सिंबल ऐड किया और अब आपने एक मैजिक देखना है। कैसे? मैं जाऊंगा मेन एक्टिविटी के ऊपर और यहाँ से ये वाली जो लाइन है इसको रिमूव कर दूंगा। यहाँ से जो इनिशियल वैल्यू है वो नोट कर लें, अली हमने सेंड किया, और दोबारा एप्लीकेशन को रन करें। यहाँ पे हमने क्या चेंज किया? सिर्फ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जो सिंबल है इक्वल का वो ऐड किया है। तो अब ये जो एट्रीब्यूट है ये टू वे डेटा को बाइंड करवाएगा। कैसे? अभी आप एप्लीकेशन को रन होता हुआ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और आपने देखा जो इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ से सेंड की थी अली की, वही हमें यहाँ पे अपने इस एडिट टेक्स्ट के ऊपर नजर आ रही है। दिस इज कॉल्ड वन वे डेटा बाइंडिंग। क्यों? हमने यहाँ पे यूजर क्रिएट किया और यहाँ पे हमने उसको बाइंडिंग के साथ बाइंड करवाया और यूआई ने उसको यूज किया, जो कि आपको एडिट टेक्स्ट के ऊपर और टेक्स्ट व्यू दोनों के ऊपर नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड वन वे डेटा बाइंडिंग। एक साइड के ऊपर डेटा बाइंडिंग हो रही है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा टोस्ट हेलो अली। लेकिन अब मैजिक ये है कि कोड के अंदर हम कहीं पे भी अगेन यूआई से जो न्यू यूजर नेम है वो अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेव नहीं करवा रहे, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास एडिट टेक्स्ट करेगा। ये प्रीवियस नेम है जो अली, इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, इसकी जगह अब अगेन टाइप करता हूँ न्यू नेम। सिर्फ मैंने न्यू नेम टाइप किया, अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा डन, आपने देखा हेलो न्यू नेम। तो दिस इज मैजिक ऑफ टू वे डेटा बाइंडिंग। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, हमने ये यूजर विद द नेम अली हमने सेंड किया था अपने यूआई को, और यूआई ने जैसे ही कोई न्यू डेटा यहाँ पे हमने टाइप किया तो उसने ऑटोमेटिकली वो हमारे इस जो यूजर ऑब्जेक्ट है इसके अंदर सेव करवा दिया है। तो दिस इज कॉल्ड टू वे डेटा बाइंडिंग। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल आपको दिया, आपको समझ आ चुकी होगी। अब सपोज कर लें यहाँ पे मैंने यूजर नेम लिया, आपके पास ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, कुछ बंच ऑफ एडिट टेक्स्ट है, रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, कुछ भी है। ये हमारे पास प्रीटी स्टैंडर्ड स्टफ है, हमें बहुत दफ़ा ये करना पड़ता है। यूज़र को रजिस्टर आप करवा रहे हैं, साइन इन करवा रहे हैं या कुछ भी, तो आपके पास सपोज कर लें यूज़र का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यूज़र नेम है, इसके अलावा ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है। तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उन सब को एक मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर खुद मैनुअली सेव करवाएंगे और फिर उसको अपडेट करेंगे या सेंड करेंगे यूआई के ऊपर। लेकिन टू वे डेटा बाइंडिंग की मदद से वो काम हमारे पास ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड टू वे डेटा बाइंडिंग। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको इसकी कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। अब इससे पहले कि अपनी दूसरी एग्जांपल के ऊपर टू वे डेटा बाइंडिंग हम परफॉर्म करें, अभी हम देख लेते हैं कि इंटरनली डेटा बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग है जो वो कैसे होती है या इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे जनरेट होती है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वन में डेटा बाइंडिंग कैसे परफॉर्म होती है। अगर मैं यहाँ से जो इक्वल साइन है इसको रिमूव करता हूँ तो ये आपको पता है कि ये अब वन में डेटा बाइंडिंग हो चुकी हुई है। सिर्फ डेटा बाइंडिंग ये करेगी कि यूजर डॉट गेट, यूजर से वैल्यूज गेट करेगी और यहाँ पे उसको सेट कर देगी। अगर मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी के ऊपर चला जाता हूँ और जो यूजर है ये वार कीवर्ड के साथ है, मैं इसको दोबारा वैल्यूज असाइन कर सकता हूँ, रीअसाइन कर सकता हूँ वैल्यू। अगर मैं इसको वैल कीवर्ड के ऊपर कन्वर्ट कर देता हूँ तो इसको सिर्फ एक ही दफ़ा इनिशियल वैल्यू ही पास की जा सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो स्टिल आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि डेटा बाइंडिंग को पता है उसने हर दफ़ा यूज़र नेम गेट करना है, कभी भी उसने यूज़र नेम को सेट नहीं करना, तो उसको आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा, डेटा बाइंडिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज करें अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसकी जो टाइप है स्ट्रिंग से सपोज करें, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैं इसको डबल कर देता हूँ और मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। ऑल दो हम वन में डेटा बाइंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं और ये एरर वही है जो मैंने कस्टम बाइंडिंग वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि डेटा बाइंडिंग बेसिकली ये करती है कि उसने इस एट्रीब्यूट के शुरू के अंदर सेट को पेंड करना है, तो ये एट्रीब्यूट क्या बन जाएगा, सेट टेक्स्ट। तो डेटा बाइंडिंग ने एडिट टेक्स्ट क्लास के अंदर देखना है कि क्या कोई सेट टेक्स्ट नाम का ऐसा फंक्शन मौजूद है जो स्ट्रिंग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा हो। तो डेटा बाइंडिंग को वो फंक्शन एक्चुअली मिल चुका हुआ है। अगर आप एडिट टेक्स्ट क्लास के ऊपर जाएंगे और फाइंड करेंगे सेट टेक्स्ट को, तो वो फंक्शन यहाँ पे इसको मिल चुका हुआ है। लेकिन डेटा बाइंडिंग को पता है कि ये जो सेट टेक्स्ट का फंक्शन है ये बेसिकली मैंने इस एट्रीब्यूट के ऊपर टेक्स्ट सेट करने के लिए कॉल करना है। लेकिन उसको ये भी पता है कि इसके अंदर जो मैंने डेटा पास करना है वो कैरेक्टर सीक्वेंस या स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। यहाँ से डबल मिल रहा है तो वो आपको एरर दे रही है कि इस एट्रीब्यूट के लिए कोई भी ऐसा सेटर नहीं है जो डबल एक्सपेक्ट कर रहा हो। तो आप इसको जो है वो कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर। मैं दोबारा अंडू करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। अब ये हमारे पास वन में डेटा बाइंडिंग हो रही है। इस केस के अंदर डेटा बाइंडिंग ने हमेशा हमारे मॉडल से डेटा को गेट करना है और यूआई के ऊपर या हमारा जो व्यूज है उनके ऊपर सेट करना है।
अब इसी तरीके से अगर मैं इसको टू वे डेटा बाइंडिंग के ऊपर कन्वर्ट करूंगा, अब जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग के ऊपर, तो अब डेटा बाइंडिंग को ये पता चल चुका हुआ है कि ये जो यूज़र नेम है मैंने इसके ऊपर गेटर और सेटर दोनों फंक्शन पर जो है वो परफॉर्म करने हैं। कैसे? उसको पता है कि जब एक्चुअली मैंने इस मॉडल से ऑब्जेक्ट से डेटा को सेट करना है यूआई के ऊपर या व्यू के ऊपर, मॉडल डॉट गेट और व्यू डॉट सेट, तो मुझे गेटर कॉल करना पड़ेगा इस यूज़र नेम का, और जब मुझे यूज़र नेम को मैंने दोबारा सेव करवाना है इस यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर, तो फिर मुझे यूज़र का सेटर जो है वो कॉल करना पड़ेगा। और अगर आप इस जो एरर है इसके ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे एरर मिल रहा है, दिस एक्सप्रेशन यूजर डॉट यूजर नेम कैन नॉट बी इन्वर्टेड सो इट कैन नॉट बी यूज इन टू वे डेटा बाइंडिंग। और अगर आप सिर्फ इस एरर को समझ जाएं तो आप कंप्लीटली टू वे डेटा बाइंडिंग का कंसेप्ट जो है वो समझ जाएंगे। किस तरीके से कि डेटा बाइंडिंग को पता है कि जो यूजर नेम है इसका कोई सेटर ही नहीं है, मैं इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं कर सकती, तो कैसे पॉसिबल है कि मैं जो न्यू वैल्यू है वो इस सेटर के ऊपर यूज़र नेम के लिए मैं सेव करवा सकूं, तो इसको टू वे डेटा बाइंडिंग के ऊपर यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर आप ये इक्वल साइन रिमूव करेंगे तो ये एक्सप्रेशन ऑफ वन वे डेटा बाइंडिंग है, तो यहाँ पे आपको एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगेन इसको थोड़ा सा समझे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डेटा बाइंडिंग ने सिर्फ यूज़र नेम की वैल्यू गेट करनी है मॉडल से और यहाँ पे सेट करनी है। लेकिन अगर आप इक्वल साइन देते हैं तो आप डेटा बाइंडिंग को आप ये कह रहे हैं कि आप यूज़र नेम की वैल्यू पहले मॉडल से गेट करो, व्यू के ऊपर सेट करो, फिर व्यू से अगेन वैल्यू गेट करो और मॉडल के ऊपर सेट करो। और ये इसलिए आपको एरर मिल रहा है कि यहाँ पे जो इसकी टाइप है वो वैल कीवर्ड के साथ है। अगर आप इसको वार के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, अब यूज़र नेम के लिए सेटर भी जनरेट हो चुका है और आप यूज़र नेम को रीअसाइन कर सकते हैं न्यू वैल्यू। अब आपको यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि डेटा बाइंडिंग को यूज़र नेम के लिए गेटर भी मिल रहा है और सेटर दोनों मिल रहे हैं, तो वो टू वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म कर सकती है। एक चीज़ तो ये है जो कि अगेन अगर आपने ज़्यादा डिटेल में समझनी है तो आप मेरी कस्टम बाइंडिंग वाली वीडियो देखें, जिस तरीके से ऑटोमेटिक बाइंडिंग होती है और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली बाइंडिंग परफॉर्म हो रही है इन बोथ डायरेक्शन। जब डेटा बाइंडिंग मॉडल से डेटा को सेट करवाएगी व्यू के ऊपर, तो वो सेटर को ऑटोमेटिकली यूज़ करेगी जो कि सेट टेक्स्ट का है, और जब वो हमारे व्यू से डेटा को अपडेट करेगी इस यूज़र के ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो गेट टेक्स्ट को कॉल करेगी सेट टेक्स्ट के ऊपर, जो कि अगर आप यहाँ पे सर्च करें गेट टेक्स्ट तो वो भी आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा और ये रिटर्न करता है एडिटेबल, तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। तो ये हमारे पास है टू वे डेटा बाइंडिंग। अब मज़ीद में थोड़ा सा टेक्निकली जो है वो इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाए। वो ये कि जैसे ही हम किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर जो है वो टू वे डेटा बाइंडिंग इनेबल करते हैं, तो डेटा बाइंडिंग को दो चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़ तो इसको ये पता चलती है कि अब मैंने सिर्फ मॉडल से डेटा गेट नहीं करना इस प्रॉपर्टी के लिए, बल्कि मॉडल के अंदर इस प्रॉपर्टी को अपडेट भी करना है। ये तो डेटा बाइंडिंग को पता चल गया। अब दूसरी चीज़ जो डेटा बाइंडिंग को खुद नहीं पता होती वो ये होती है कि मैंने किस वक्त डेटा जो है वो अपडेट करना है। इसको मैं आपको एक और एंगल से समझाता हूँ। जब हम वन में डेटा बाइंडिंग की बात करते हैं तो किस वक्त डेटा हमारा यूआई के साथ बाइंड होता है? पहला प्रोसेस होता है या पहली दफ़ा ये उस वक्त होता है जब हमारा लेआउट जो है वो हम इन्फ्लेट करते हैं। इसी वजह से आपको ये वाला जो खुद जो है वो सेट कंटेंट व्यू के साथ या डेटा बाइंडिंग यूटिल के साथ सेट कंटेंट व्यू या इन्फ्लेशन का जो प्रोसेस है वो करना पड़ता है। तो जैसे ही हमारा लेआउट इन्फ्लेट होता है पहली दफ़ा, उस वक्त ऑटोमेटिकली डेटा जो है इसके साथ बाइंड होता है। दूसरा स्टेप ये है कि जब हम डेटा खुद बाइंड करवाते हैं, और तीसरा स्टेप ये है कि आप अगर ऑब्जर्वेबल इंप्लीमेंट कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, लेकिन स्टिल तीनों केसेस के अंदर हम खुद डेटा बाइंडिंग को ये बताते हैं कि बाइंड करवाते हैं न्यू डेटा, तो फिर डेटा बाइंडिंग जो न्यू डेटा होती है वो बाइंड करवा देती है हमारे इस यूआई के साथ। सपोज कर लें आप अगर मैं यहाँ पे अब वन में डेटा बाइंडिंग इसको रिमूव करता हूँ और वन में डेटा बाइंडिंग को यूज़ करता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज़र को बाइंड करवाया, मैं यूज़र डॉट यूज़र नेम है इसको यहाँ पे कर देता हूँ उस्मान। मॉडल हमारा अपडेट हो चुका हुआ या नहीं? ऑफ कोर्स मॉडल अपडेट हो चुका हुआ, यूज़र नेम की वैल्यू अपडेट हो चुकी हुई है। लेकिन डेटा बाइंडिंग को ये नहीं पता कि यूज़र नेम की वैल्यू अपडेट हो चुकी हुई है, ये प्रीवियस वैल्यू ही यूज़ करती रहेगी। या तो हमें दोबारा ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे नीचे कॉल करनी पड़ेगी, यूज़र को रीबाइंड करवाना पड़ेगा, या फिर ये है कि आपको यूज़र नेम की जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्जर्वेबल बनानी पड़ेगी और उसके साथ नोटिफाई करवाना पड़ेगा कि यूज़र नेम अपडेट हो चुका हुआ है। जिस तरीके से ये स्टेप्स होते हैं कि हमें डेटा बाइंडिंग को ये बताना है, ये खुद हमें करना है ये काम कि अगर डेटा अपडेट हो चुका हुआ है तो वो दोबारा यूआई के साथ बाइंड हो। सेम वे जब टू वे डेटा बाइंडिंग होगी तो डेटा बाइंडिंग को ये हमें खुद बताना पड़ेगा कि कब उसने व्यू के ऊपर जो डेटा है वो व्यू से डेटा लेके यूआई के ऊपर सेट करना है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया है, अगर मैं कपल ऑफ अंडूज करूँ कि हमने यहाँ पे मॉडल के ऊपर डेटा अपडेट हुआ और दोबारा डेटा बाइंडिंग को बताया कि न्यू डेटा जो है वो आप यूआई के साथ बाइंड करवाओ, मॉडल डॉट गेट और यूआई या व्यू डॉट सेट करो। सेम वे
डेटा बाइंडिंग ने व्यू डॉट गेट तो करना है और मॉडल डॉट सेट तो करना है, ये वो कर लेती है, उसको गेटर और सेटर मिल जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है कि सेटर उसको मिल रहा है, गेटर भी मिल रहा है, अदरवाइज वो एरर आपको देती है कि ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो चीज़ डेटा बाइंडिंग को नहीं पता होती वो ये होती है कि ये किस वक्त मैंने परफॉर्म करना है, और ये वाला जो चीज़ है ना कि किस वक्त, या व्हेन डेटा बाइंडिंग हैव टू अपडेट द मॉडल फ्रॉम द व्यू, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इवेंट्स, या डेटा बाइंडिंग इस चीज़ के लिए जिस टेक्निक को यूज़ करती है वो इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी कॉमन एग्जांपल है कि आप अगर डेटा बाइंडिंग को यूज़ नहीं करते और आपने जो टेक्स्ट है इसको अपडेट करना है, तो आपके पास दो तरीके होंगे। या तो एक तरीका ये होगा कि आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से करेंगे, सपोज करें बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट यूजर नेम डॉट टेक्स्ट, तो इसको गेट करेंगे। दूसरा तरीका ये होगा कि आप ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है इसके साथ एक लिसनर अटैच कर देंगे, जिस तरीके से बटन के साथ लिसनर अटैच होता है, वो लिसनर टेक्स्ट वॉचर जिसको हम कहते हैं, वो लिसनर लिसन करता रहता है, और जैसे ही इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर एक न्यू टेक्स्ट आएगा या जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वो रिमूव होगा, यानी कि कोई भी चेंज होगा, तो वो लिसनर हमें ये बता देगा या खुद ट्रिगर कर देगा एक हमारे कॉल बैक मेथड को कि जो एडिट टेक्स्ट है उसके ऊपर टेक्स्ट चेंज हो चुका हुआ है। सेम चीज़ या सेम रिक्वायरमेंट होती है डेटा बाइंडिंग की। डेटा बाइंडिंग इंटरनली ये करती है कि हमारे हर वो व्यू जो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट टू वे डेटा बाइंडिंग को सपोर्ट करता है, वो उसके साथ, या बेशक आपने कस्टम जो टू वे डेटा बाइंडिंग है वो किसी व्यू के ऊपर या किसी भी एक्टिविटी के ऊपर परफॉर्म करनी है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको उस व्यू के साथ एक लिसनर अटैच करना पड़ेगा, और वो लिसनर आपको डेटा बाइंडिंग को बताना पड़ेगा कि आप ये वाला जो लिसनर है, आप इस लिसनर की मदद से हमारे इस व्यू को लिसन करना शुरू कर दो। हमारे केस की अगर बात की जाएगी तो डेटा बाइंडिंग इंटरनली अब ये कर रही है, चूँकि अब ये इंटरनली एंड्रॉयड टीम ने इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो हमें खुद इसको इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ रहा, लेकिन एक्चुअली ये हो रहा है कि इस एडिट टेक्स्ट के साथ डेटा बाइंडिंग ने एक लिसनर अटैच किया हुआ है। अब जैसे ही उस लिसनर के अंदर वो लिसनर ट्रिगर होता है कि इस एडिट टेक्स्ट के अंदर चेंजेस हो चुके हुए हैं, तो वो लिसनर ये चीज़ डेटा बाइंडिंग को बताता है, और डेटा बाइंडिंग उस लिसनर की वजह से डेटा बाइंडिंग को पता चलता है। लिसनर कॉल हुआ, इट मीन्स कि एडिट टेक्स्ट के अंदर कोई चेंज हुआ, तो डेटा बाइंडिंग को पता चलता है अच्छा अब मैंने व्यू से वैल्यूज़ गेट करनी है और अपने यूज़र नेम के अंदर जो है वो सेट करनी है। तो ये एक समझने वाली चीज़ है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि हर वो एट्रीब्यूट जिसके ऊपर आप टू वे डेटा बाइंडिंग एनेबल करते हैं, लाइक मैंने इसके लिए एनेबल कर दी, तो इंटरनली डेटा बाइंडिंग जो है वो एक न्यू एट्रीब्यूट जनरेट करती है, जिसका नाम जिस तरीके से सेटर का ऑटोमेटिक नेम वो क्रिएट करती है, इसी तरीके से वो कुछ इस तरीके से नेम जो है वो जनरेट करेगी। एट्रीब्यूट नेम होगा जो कि हमारे केस में यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट होगा, ये कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आएगा एट्रीब्यूट चेंज, ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हम खुद इसको वैल्यू असाइन नहीं करते, ये ऑटो जनरेटेड होता है और डेटा बाइंडिंग इसको जनरेट करती है। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो बेसिकली वो वाला लिसनर होता है जिस लिसनर ने डेटा बाइंडिंग को बताना होता है कि अब आप जो है वो व्यू से डेटा को गेट करो और मॉडल के ऊपर यहाँ पे यूज़र के ऊपर सेट करो। तो ये समझने वाली चीज़ है। और ये अगेन आपको बता रहा हूँ कि जो स्टॉक हमारे पास व्यूज़ है, लाइक एडिट टेक्स्ट हो गया, रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, या रेटिंग बार, या इस तरह की जो यूजर्स इनपुट लेने वाले जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, इनके ऊपर ये चीज़ ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड है। और ये चीज़ मुझे कैसे पता है कि इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड है? अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाते हैं, इस पेज के ऊपर, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और यहाँ पे अगर आप जाते हैं टू वे एट्रीब्यूट्स के ऊपर, तो ये वो वाले एट्रीब्यूट्स हैं जो बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं, और इनके इन सारे के सारे एट्रीब्यूट्स के लिए डेटा बाइंडिंग ने ऑटोमेटिकली टू वे जो डेटा बाइंडिंग है वो इनेबल की हुई है। लाइक अडाप्टर व्यू के ऊपर, कैलेंडर व्यू के ऊपर कंपाउंड बटन है, डेट पिकर, नंबर पिकर, रेडियो बटन, रेटिंग बार, सीक बार, टैब, होस्ट, टेक्स्ट व्यू, ये टेक्स्ट एट्रीब्यूट है। इसके लिए ये टेक्स्ट व्यू बाइंडिंग जो अडाप्टर है जो इसके अंदर डेटा बाइंडिंग के लिए टू वे डेटा बाइंडिंग ऑलरेडी इनेबल है, इसलिए हम यहाँ पे इसके ऊपर जो टू वे डेटा बाइंडिंग है वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। सपोज कर लें अब ये जो हमारे पास क्लास है टेक्स्ट व्यू बाइंडिंग अडाप्टर है, मैं इसी को क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरे पास क्लास है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाइंडिंग अडाप्टर जो हमने पीछे देखा था कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर के केस के अंदर, के डेटा बाइंडिंग ने ये किया था कि टेक्स्ट एट्रीब्यूट के लिए सेट टेक्स्ट को कॉल किया, वो तो उसको ऑटोमेटिकली मिल गया। लेकिन अब डेटा बाइंडिंग ने वही काम इन्वर्स करना है या रिवर्स ऑर्डर के अंदर परफॉर्म करना है, तो डेटा बाइंडिंग ने एक चीज़ यूज़ की है, एनोटेशन इन्वर्स बाइंडिंग अडाप्टर। इन्वर्स बाइंडिंग अडाप्टर जिस तरीके से हमारा कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर होता है वही काम करता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में।
बाइंडिंग अडाप्टर जो हमने पीछे यूज़ किया था कस्टम बाइंडिंग के केस के अंदर, वो ये कर रहा था कि मॉडल से डेटा गेट करके व्यू के ऊपर सेट कर रहा था। इन्वर्स बाइंडिंग अडाप्टर बेशक ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड है या आप खुद इंप्लीमेंट करें, जो कि हम एक दो वीडियोस के बाद इंप्लीमेंट भी करेंगे। वो सिर्फ यही काम करेगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, वो व्यू से डेटा गेट करेगा और मॉडल के अंदर सेव करेगा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे एट्रीब्यूट दिया गया एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट, और जो यहाँ पे इवेंट दिया गया एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट, जो कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना जो है वो एट्रीब्यूट नेम है और आगे यही सफिक्स आ जाएगा एट्रीब्यूट चेंज का। और यहाँ पे सिंपली क्या किया जा रहा है कि व्यू से गेट टेक्स्ट को गेट करके जो है वो रिटर्न किया जा रहा है, दैट्स इट। ये हमारे पास इंटरनली ऑटोमेटिकली जो इम्प्लीमेंटेशन है डेटा बाइंडिंग की वो हमारे पास हुई है। सेम वे जो बाकी हमारे पास यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं एट्रीब्यूट्स, तो इन सब के ऊपर ये डेटा बाइंडिंग टीम ने पहले से काम किया हुआ है, तो हमें इसकी खुद ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप कोई कस्टम व्यू क्रिएट करते हैं या किसी ऐसे एट्रीब्यूट के ऊपर टू वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म करते हैं जिसके लिए ये वाले लिसनर्स इंटरनली पहले से क्रिएट नहीं किए गए, तो आपको ये काम खुद करना पड़ता है। लास्ट चीज़ अगर आप जाते हैं प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर और जावा जनरेटेड के अंदर जाते हैं, और इस एक दफ़ा मैं दोबारा रीबिल्ड कर लेता हूँ अपना प्रोजेक्ट, ताकि काफ़ी ज़्यादा मैंने चेंजेस किए हैं, तो फाइनल जो मेरे पास टू वे डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन है इसके लिए हमारा जो कोड है वो अपडेट हो जाए। तो बिल्ड कंप्लीट हो चुकी है। अगेन जावा जनरेटेड के ऊपर अगर मैं जाता हूँ और अपने पैकेज के ऊपर जाता हूँ एक्टिविटी मेन बाइंडिंग इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट चीज़ है वो इन्वर्स बाइंडिंग लिसनर क्रिएट किया गया, और इसके जो देख सकते हैं आप यहाँ पे एट द एंड एट्रीब्यूट चेंज का जो सफिक्स है वो है, और यहाँ पे पीछे जो है वो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट एंड्रॉयड और एडिट टेक्स्ट यूज़र नेम, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। और एक्चुअली इसने जो है वो यहाँ पे ये लिसनर है इन्वर्स बाइंडिंग लिसनर ऑन चेंज का मेथड है, और यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र भी आ रही है। डेटा बाइंडिंग ने कमेंट भी दिया हुआ है खुद के इन्वर्स ऑफ यूज़र डॉट यूज़र नेम। डेटा बाइंडिंग को पता है कि अगर 1 मिनट बाइंडिंग है तो मैं सिर्फ इतना काम करूँ, यूजर नेम से वैल्यू गेट करके व्यू के ऊपर सेट करूंगी, तो ये उसको पता है कि ये मैं कर सकती हूँ। और उसने खुद बताया हुआ है कि जो इसका इन्वर्स है ना, जो टू वे डेटा बाइंडिंग मैंने परफॉर्म करनी है वो ये होगा यूजर डॉट सेट यूजर नेम। तो ये वजह है कि अगर आप यहाँ पे यूजर नेम को वार से वैल के ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए सेटर तो जनरेट नहीं होगा, तो यहाँ पे डेटा बाइंडिंग को पता चल जाता है कि यूजर के ऊपर मैं सेट यूजर नेम कॉल नहीं कर सकती, तो टू वे डेटा बाइंडिंग के अंदर ये एक्सप्रेशन यूज नहीं हो सकता। और अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट टेक्स्ट स्ट्रिंग का मेथड कॉल करके टेक्स्ट व्यू बाइंडिंग अडाप्टर से जो मैंने पीछे आपको बताया इसको एडिट टेक्स्ट पास किया गया, तो वो वैल्यू जो न्यू वैल्यू इसके ऊपर टाइप की जाती है तो वो लिसनर की मदद से यहाँ पे आ जाती है, और उसके बाद वो यहाँ पे यूजर डॉट यूजर नेम के थ्रू वो सेट कर दी जाती है, और यहाँ पे नाली एम्प्टी चेक्स वगैरह डेटा बाइंडिंग खुद जो है वो परफॉर्म कर रही है। और ये जो आपने देखा ये ओवरराइड या ये कॉल बैक मेथड है, ये ऑटोमेटिकली जो इंटरनली एट्रीब्यूट चेंज का टेक्स्ट एट्रीब्यूट चेंज का जो सफिक्स हमारे पास एट्रीब्यूट होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है, जो मैंने पीछे आपको बताया। तो ये वो तरीका कार है या प्रोसेस है जिसके थ्रू इंटरनली डेटा बाइंडिंग जो टू वे डेटा बाइंडिंग है वो परफॉर्म करती है। ये मैंने आपको बेसिक बताया, आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा दिमाग खा दिए फिर भी बेसिक है, तो ये एक्चुअली बेसिक भी है और टेक्निकल भी है, आपको आई एम श्योर कि समझ आ चुकी होगी। लेकिन अगर आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरी नेक्स्ट 3-4 वीडियोस जो इसके ऊपर आएंगी इन्वर्स मेथड इन्वर्स बाइंडिंग अडाप्टर, वो लाजमी देखें। जब आप उनको देखेंगे तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये काम कैसे हो रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे अगेन आपको देता हूँ, मैंने आपको बता दिया है कि टू वे डेटा बाइंडिंग 99% ऑफ द केसेस उस वक्त आप यूज़ करेंगे जब आपने उन व्यूज़ के ऊपर यूज़ करेंगे जिनकी मदद से आपने इनपुट लेनी है यूज़र से, और उन सारे के सारे व्यूज़ के ऊपर ऑलरेडी टू वे डेटा बाइंडिंग इंप्लीमेंटेड है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया वो अडाप्टर है। ये सारे के सारे वो वाले एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी मदद से आप इनपुट लेते हैं, कौन सी वैल्यू है, कौन सा जो बटन है वो चेक किया गया, रेटिंग कितनी है, प्रोग्रेस कितनी है, करंट टैब हो उसके ऊपर, टैब व्यू के ऊपर कौन सा टैब जो है वो चल रहा है, टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट व्यू के ऊपर या एडिट टेक्स्ट के ऊपर। अब ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये टेक्स्ट व्यू या एडिट टेक्स्ट दोनों के लिए सेम है, तो आप चाहें तो आप इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर भी टू वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आप इसको चेंज तो नहीं कर सकते, इसलिए ये चीज़ है। अलबत्ता इसके ऊपर अगर आप ऑन क्लिक लिसनर लगाएं तो फिर हो सकता है, यहाँ पे आपको टाइम पिकर के लिए भी वो चीज़ मिल रही है। तो ये तकरीबन वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी मदद से हम इनपुट लेते हैं, तो इनके लिए डेटा बाइंडिंग ने पहले से ही, डेटा बाइंडिंग टीम ने जो टू वे डेटा बाइंडिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर इन एट्रीब्यूट्स के अलावा आपका कोई कस्टम एट्रीब्यूट है या कोई भी ऐसा, बेशक वो एंड्रॉइड की तरफ से एट्रीब्यूट है लेकिन वो इन एट्रीब्यूट्स के अंदर नहीं है, वो टू वे डेटा बाइंडिंग को सपोर्ट नहीं करता, तो आपको इन्वर्स बाइंडिंग अडाप्टर जो भी हमने देखा है या इन्वर्स बाइंडिंग मेथड्स ये सब कुछ खुद परफॉर्म करना पड़ता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो अगर मैं आपको स्टेप्स एक्सप्लेन करूँ जो इंटरनली डेटा बाइंडिंग परफॉर्म करती है और वो विजुअली भी आपको दिखा दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। जैसे ही हम सपोज करें अपना मॉडल ऑब्जेक्ट है वो डेटा बाइंडिंग की मदद से यूआई के साथ बाइंड करवाएंगे या व्यू
के साथ बाइंड करवाएंगे। तो डेटा बाइंडिंग ये करेगी मॉडल डॉट गेट और व्यू डॉट सेट, दिस इज़ वन में डेटा बाइंडिंग। उसके बाद डेटा बाइंडिंग ने ये करना है कि जैसे ही हम किसी भी व्यू के ऊपर और किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर टू वे डेटा बाइंडिंग इनेबल करेंगे, तो डेटा बाइंडिंग ने उस एट्रीब्यूट के ऊपर एक जो लिसनर है वो क्रिएट करना है, ताकि जैसे ही वो लिसनर कॉल होगा तो वो डेटा बाइंडिंग को ये ट्रिगर करेगा कि इस व्यू के ऊपर जो डेटा वो चेंज हो चुका हुआ है। हमारे केस के ऊपर एडिट टेक्स्ट है, तो एडिट टेक्स्ट के ऊपर हमने चूंकि टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर जो टू वे डेटा बाइंडिंग इनेबल की है, तो जो लिसनर इसके ऊपर अटैच होगा वो एड ऑन टेक्स्ट चेंज लिसनर जो हम कोड के अंदर करते हैं, इसको हम बोलेंगे टेक्स्ट चेंज लिसनर, जो इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी इंटरनली। तो जैसे ही वो टेक्स्ट चेंज लिसनर ये लिसन करना शुरू कर देगा कि एडिट टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही टेक्स्ट चेंज होगा, तो वो इंटरनली जो हमने देखा है ना एट्रीब्यूट चेंज लिसनर, वो उसका ऑन चेंज का मेथड कॉल करेगा। जैसे ही हम एडिट टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट को चेंज करेंगे तो हमारा टेक्स्ट चेंज लिसनर कॉल होगा, वो डेटा बाइंडिंग का एट्रीब्यूट चेंज डॉट ऑन चेंज मेथड कॉल करेगा, जो डेटा बाइंडिंग को बताएगा कि व्यू के ऊपर डेटा अपडेट हो चुका हुआ है या चेंज हो चुका हुआ है। तो डेटा बाइंडिंग ये करेगी कि अगेन व्यू डॉट गेट करेगी और फिर ऑब्जेक्ट डॉट सेट कर देगी, एंड दैट्स इट। इतना काम करने से जो टू वे डेटा बाइंडिंग है वो हमारे पास परफॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जो मैंने आपको बताया ना कि लिसनर अटैच होगा, ये लिसनर डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द एट्रीब्यूट और डिपेंडिंग अपॉन द व्यू। फॉर एग्जांपल अगर आप एडिट टेक्स्ट की बात करेंगे और टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आपने लिसनर लगाना है, तो इस केस के अंदर जो लिसनर क्रिएट होगा वो होगा टेक्स्ट चेंज लिसनर। अगर आप चेक बॉक्स के ऊपर लगाएंगे तो उस लिसनर की जो टाइप है वो डिफरेंट होगी। लेकिन जैसे ही वो लिसनर कॉल होगा, वो इंटरनली डेटा बाइंडिंग का जो एट्रीब्यूट चेंज डॉट ऑन चेंज का मेथड है वो कॉल करेगा। तो डेटा बाइंडिंग को पता चल जाता है कि जिस भी व्यू के ऊपर जो है वो उस ऑन चेंज मेथड को हम कॉल करेंगे वो डेटा उसके ऊपर अपडेट हो चुका हुआ है, तो अब मैंने मॉडल को अपडेट करना है। तो इस तरीके से इंटरनली डेटा बाइंडिंग टू वे जो बाइंडिंग है वो परफॉर्म करती है। लेकिन एक चीज़ अगर आपने यहाँ पे नोट की हो वो ये कि ऑल दो हमारा मॉडल ऑब्जेक्ट यूज़र तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका हुआ है, लेकिन यूआई अपडेट नहीं हमारी हुई अली या उस्मान, वो उस वक्त हमें मिलेगा जब हम क्लिक करेंगे बटन के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस मॉडल जो ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जर्वेबल भी बनाएंगे, ताकि जैसे ही टू वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म हो तो डेटा बाइंडिंग एक स्टेप आगे जाए। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल में समझा दूंगा। इसमें एक इन्फिनिट लूप का भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मजीद मैं क्लियर करवाऊंगा, और कन्वर्टर्स वगैरह को भी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देख लेंगे। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आई एम प्रीटी मच श्योर और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत बेसिक मैंने आपको समझाया और आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। लेकिन स्टिल किसी भी चीज़ में क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। मैं अपनी तरफ से बेस्ट जो वो कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके या आपको समझा सकूँ या आपकी क्वेरीज को आंसर कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़्यादा आपको इजीली समझ आएगी कि डेटा बाइंडिंग इंटरनली कैसे काम करती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लास्ट में नेक्स्ट वीडियो भी देखें। तो मेक श्योर कर लें इस चीज़ के लिए कि अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स को मिस ना कर सकें। प्लीज़ अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों की तरफ से मेरे लिए बहुत सपोर्ट होगी, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।